डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे भारतीय लोकतंत्र के समक्ष जो प्रमुख चुनौतियां हैं उनके संबंध में, जिसमें अपन ने जातिवाद, सांप्रदायिकता के संबंध में पढ़ लिया था। कल अपन ने पढ़ा था क्षेत्रवाद के बारे में, जिसमें अपन ने क्षेत्रवाद का अर्थ व क्षेत्रवाद के फैलने के जो कारण हैं उसके संबंध में अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे क्षेत्रवाद से जो बुरे प्रभाव पड़े हैं अपने समाज के अंदर वो क्या रहे हैं, अर्थात क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम कि नेगेटिव प्रभाव क्या रहा है क्षेत्रवाद की वजह से। क्षेत्रवाद के अर्थ में अपन ने पढ़ा था कि किसी क्षेत्र विशेष को लेकर एक प्रकार से अपने क्षेत्र के विकास के संबंध में अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक प्रकार से अलग समूह बन जाता है जो अन्य क्षेत्रों की अधिकारों की और उनकी अवहेलना करता है। इससे क्षेत्रवाद अपन ने कहा था, जिसके अपन ने कारण पढ़ा था क्योंकि अपना देश काफी विविधताओं वाला देश है, जिसमें काफी प्रकार की विविधताएं असमानताएं हैं, जिसकी वजह से एक प्रकार से क्षेत्रीय जो प्रभाव बढ़ता है, एक प्रकार से अपन कह सकते हैं क्षेत्रवाद, उसको बढ़ावा मिलता है। और उस बढ़ावे के पीछे इसके जो नेगेटिव प्रभाव है, ये क्षेत्रवाद बढ़ता है तो उसका नेगेटिव प्रभाव क्या रहता है उसके संबंध में आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि इस क्षेत्रवाद की वजह से जो देश की एकता और अखंडता है उसको सबसे पहले चुनौती मिलती है, यानी कि देश की एकता एवं अखंडता को चुनौती, क्योंकि अपना देश जिस प्रकार से एक अपन कह सकते हैं कि एकता के बंधन में बंधा है, जिस प्रकार से अपन एक कहावत प्रचलित है जैसे विविधताओं में एकता, तो इस क्षेत्रवाद की भावना अगर प्रबल होगी तो अपने देश की जो एकता है, अखंडता है, उसको सबसे पहले चुनौती मिलेगी। क्योंकि इसमें राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को गौण कर दिया जाता है और किसी क्षेत्र विशेष की जो महत्व की जो आकांक्षाएं हैं उनको ज्यादा महत्व दिया जाता है, जिसमें इस प्रकार से कई बार क्षेत्रीय आधार पर इतने उग्र आंदोलन हो जाते हैं जिसकी वजह से एक प्रकार से कई बार पृथकतावाद का भाव भी लोगों के अंदर पनपने लगता है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं क्षेत्रवाद बढ़ेगा और एक इस क्षेत्र विशेष को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, एक क्षेत्र विशेष की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा। अर्थात अपन कह सकते हैं कि एक क्षेत्र को अपन अनदेखा करते हैं, एक की तरफ ज्यादा देते हैं, तो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं उनसे लोगों का भरोसा उठ जाएगा एक प्रकार से, और ये अपने देश की इस प्रकार की स्थिति बनती है वो एकता व अखंडता के लिए अच्छी नहीं है। दूसरी है, अगर क्षेत्रवाद इस प्रकार से लगातार बढ़ता रहा तो नए राज्यों की भी मांग बढ़ेगी। नए राज्यों की मांग, मान लीजिए इसको उदाहरण के तौर पर अगर अपन देखें, कोई एक राज्य है, जैसे अपन राजस्थान का उदाहरण ले लेते हैं, और राजस्थान में अपन अच्छे से देखते हैं कि अपन ज्योग्राफी के अंदर देखते हैं तो उसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा। एक थार का मरुस्थल हो गया, अरावली पर्वतीय प्रदेश हो गया, पूर्व का मैदानी भाग हो गया, एक हाड़ौती प्रदेश है। अब अपन अच्छे से जानते हैं पूर्वी राजस्थान का विकास ज्यादा होता है क्योंकि वहां पर मैदानी प्रदेश है, नदियों द्वारा सिंचित भूमि है, काफी पर्याप्त मात्रा में संसाधन मिलते हैं। और वहीं इसके अपोजिट अगर अपन देखें तो पश्चिम में अपने थार का रेगिस्तान है, इसकी वजह से उसका डेवलपमेंट है वो कम हो पा रहा है। तो इस वजह से इसी क्षेत्र के अंदर एक प्रकार से अपन कह सकते हैं ये दोहरी भावना आ जाएगी। जैसे जो अपन थार के रेगिस्तान में रहने वाले हों उनके दिमाग में एक क्वेश्चन उठेगा कि पूरी राजस्थान का ज्यादा विकास हो रहा, अपना नहीं हो रहा, तो एक प्रकार से नए राज्य की मांग उठने की संभावना इससे बढ़ जाती है। साथ ही साथ इस जो एक प्रकार से क्षेत्रीय राजनीति के अंदर जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनका महत्व ज्यादा बढ़ता है, ये भी इसका एक प्रभाव रहता है। और इसी के साथ जो स्वयंभू नेता होते हैं क्षेत्र विशेष की मांगों को लेकर अपने राजनीतिक करियर को साधना चाहते हैं, वो एक प्रकार से क्षेत्रीयवाद को ज्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं, तो अपन कह सकते हैं स्वयंभू नेताओं का उदय होने लग जाता है, जो भी इसका एक प्रकार से, और वो इस प्रकार के जो
राजनेता होते हैं जो एक क्षेत्र विशेष से विशेष लगाव रखते हैं, वो राष्ट्र के विकास की नीतियों की तरफ ध्यान न देकर केवल और केवल अपने क्षेत्र विशेष की विकास की तरफ ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसे अपने कह सकते हैं कि देश के अंदर एक प्रकार से अविश्वास की भावना पैदा होती है और एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि द्वेषता की भावना उत्पन्न होती है, जो देश की एकता व अखंडता को चुनौती देती है। इसके साथ एक महत्वपूर्ण अवधारणा है भूमिपुत्र अवधारणा, ये भी उत्पन्न हो जाती है। भूमि पुत्र अवधारणा, यहां से आपको अलग से भी पूछा जा सकता है कि भूमि पुत्र अवधारणा से आप क्या समझते हैं। तो ये भूमिपुत्र की अवधारणा है, यह है एक राज्य के उस भाषाई विशेष समूह की है जो उस राज्य के मूल निवासी हैं, और उसका ये मानना होता है कि अन्य राज्य क्षेत्र के जितने भी जो मजदूर होते हैं, उद्योगपति होते हैं, व्यवसायिक होते हैं, उनको वो एक प्रकार से बाहरी मानते हैं, केवल अपने अपने आप को ही अपने राज्य की भूमि का हकदार समझने लग जाते हैं। तो इस प्रकार की जो धारणा होती है, जिसे अपन कहते हैं भूमिपुत्र की अवधारणा। जैसे मैं बता देता हूं आपको, जैसे एक राज्य के उस भाषा यानी एक भाषा या उस क्षेत्र के आधार पर भाषाई विशेष समूह है, जो राज्य की भूमि होती है उस पर अपना अधिकार मानते हैं, उसको अपनी मानते हैं। इस प्रकार की स्थिति इसके अंदर बनती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ इसमें और भी बातें आती है, जैसे इसके अंदर आगे की प्रोसेस में अगर अपन देखते हैं तो यानी कि एक राज्य के उस भाषाई विशेष समूह को जो राज्य के मूल निवासी होते हैं वो अपने राज्य पर पूर्ण अधिकार समझते हैं, और इसी के साथ अपन कह सकते हैं कि उसकी जो भूमि होती है उसको अपना मानते हैं, उस राज्य की भूमि को, और जो बाहर से आए हुए मजदूर, उद्योगपति, व्यवसायिक और होते हैं उनको बाहरी कर दिया जाता है। उसी का नाम भूमिपुत्र की अवधारणा के नाम से अपन जानते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो अपने देश के जो राष्ट्रीय स्तर के नियम कानून होते हैं उनको भी इस प्रकार की चुनौती मिलती है। एक प्रकार से अपन कह सकते हैं अपने देश के अंदर एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न होती है, इसे क्षेत्रवाद की वजह से, वह भी एक इसका दुष्परिणाम है। इसी के साथ अगर अपन आगे देखते हैं तो एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी देश की साख खराब होती है, क्योंकि इस प्रकार से देश के अंदर इस प्रकार का माहौल हो जाता है, विद्वेषता का, अराजकता की स्थिति हो जाती है, तो कभी कभी मानवाधिकार के नाम से, इस लोकतांत्रिक मूल्यों के संबंध में अनुरक्षण के नाम पर अपने देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि है वो खराब होती है। तो इसका भी एक प्रकार से बुरा प्रभाव रहता है। तो ये है क्षेत्रवाद के बढ़ने के पीछे जो नेगेटिव प्रभाव है उसके संबंध में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं, और क्षेत्रवाद से पड़ने वाले दुष्परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो ये आपको दुष्परिणाम बताने हैं। इसके बाद में अगर अपन देखते हैं कि अगर इस प्रकार से ये लगातार क्षेत्रवाद की भावना बढ़ती जा रही है तो उसको रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं। क्षेत्रवाद की समस्या का समाधान, क्षेत्रवाद की समस्या के समाधान अर्थात उपाय, कि किस प्रकार से इस प्रकार की जो क्षेत्रवाद की भावना बढ़ती जा रही है, जिसे अपने देश की एकता अखंडता को चुनौती मिल रही है, उसको किस प्रकार से रोका जा सकता है, उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। और इस प्रकार की स्थिति के लिए अपने को सबसे पहले तो यह करना पड़ेगा कि जो अपनी केंद्र सरकार है उसको इस प्रकार से राष्ट्र हित में एक राष्ट्रीय संतुलित नीति का निर्माण करे, जिसमें इस प्रकार के लोगों के अंदर अपन कह सकते हैं कि एक जो विद्वेषता की भावना बढ़ती है, अपने आप को अलग समझते हैं एक क्षेत्र विशेष से दूसरे क्षेत्र विशेष को, इस प्रकार की समस्या ना उत्पन्न हो। तो पहली हो गई संतुलित राष्ट्रीय नीति निर्माण।
यानी केंद्र सरकार का ये दायित्व बनता है कि सभी जो राज्य क्षेत्र होते हैं उसका समान विकास के लिए एक समान की नीतियों का निर्धारण करे, ताकि एक प्रकार से संपूर्ण राष्ट्र का संतुलित और समदर्शी विकास हो सके। और जो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं छोटे व संसाधनों की दृष्टि से अपेक्षाकृत जो कमजोर क्षेत्र हैं उनके विकास को भी प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि वह भी धीरे धीरे एक प्रकार से उस सामान्य स्थिति में आ जाए अन्य राज्यों के समकक्ष, ताकि उसके अंदर भी अपने देश की अपनी सरकार की जो नीतियां हैं उन पे विश्वास बना रहे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि एक प्रकार से अपन शॉर्ट में अगर कहें तो जो एक तो अपने राज्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं संसाधनों से युक्त कह सकते हैं, या संसाधनों से भरपूर, जिनके पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध रहते हैं। और एक होते हैं, एक तो संसाधनों की उपलब्धता ज्यादा रहती है ऐसे होते हैं, और एक जिनके पास संसाधन कम होते हैं। तो कम है उनमें भी इस प्रकार की संतुलित नीति का निर्धारण करना चाहिए, ताकि जिस राज्य के अंदर कम संसाधन है उनका भी सरकार की नीतियों पर विश्वास बना रहे और देश का समग्र रूप से अपन कह सकते हैं विकास होता रहे। साथ ही साथ ये भी होना चाहिए, जैसे विकास के कार्यक्रम विभिन्न चलाए जा रहे हैं, विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके माध्यम से जो पिछड़े क्षेत्र हैं उसके लिए विशेष कार्यक्रम के तहत कोई योजनाएं चलाई जाए, जिससे उसके अंदर एक प्रकार से अपन कह सकते हैं उस क्षेत्र के अंदर विश्वास पैदा, उस क्षेत्र के निवासियों के अंदर विश्वास पैदा हो कि उसका भी एक संभव समकक्ष सभी राज्यों के समान विकास हो रहा है। जैसे सूखा संभावित कार्यक्रम चलाया जा रहा है अपने मारवाड़ के अंदर मरुस्थलीय इलाके में, जो पहाड़ी इलाके हैं उसके अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जो आदिवासी जनजाति इलाका है उसके अंदर जो अपने जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ताकि उन क्षेत्रों का संतुलन बना रहे। इस प्रकार की स्थिति से भी इस क्षेत्रवाद को से अपने को बचाया जा सकता है, या अपन कह सकते हैं इस प्रकार की नीतियों से क्षेत्रवाद से अपन बच सकते हैं। और प्रशासनिक दृष्टि से छोटे छोटे राज्यों का गठन होना चाहिए, ताकि उस राज्यों का एक प्रकार से अपन कह सकते हैं सफलतापूर्वक उस क्षेत्र का अपन प्रशासन संचालित कर सकें। और अपन दूसरा जो सांस्कृतिक भिन्नता है उसका एकीकरण की ताकत किस प्रकार से बनाई जाए, यानी कि अपन अच्छे से जानते हैं अपने देश के अंदर सांस्कृतिक भिन्नता है, सांस्कृतिक विभिन्नता, उसको विविधता में न लेकर एक प्रकार से अपने राष्ट्र की एक ताकत के रूप में पेश करनी चाहिए, ताकत के रूप में पेश करनी चाहिए। और इसका जरिया है ताकत के रूप में पेश करने का, जैसे दूरदर्शन है, रेडियो है, समाचार पत्र है, अन्य जो भी संचार के साधन है उनके माध्यम से इस प्रकार की भिन्नता को प्रसारित किया जाना चाहिए, न कि एक पर नेगेटिव प्रभाव की तरफ ध्यान देकर इसको एक प्रकार से अपनी एक प्रतिष्ठा मानकर उसको इस प्रकार से सभी के सामने प्रेषित करना चाहिए, ताकि एक दूसरे की संस्कृति से सभी लोग परिचित हो जाएं और उसके अंदर एक आपसी सौहार्द का भाव उत्पन्न हो, ताकि वो एकता के बंधन में जुड़े रह सकें और उसके अंदर एक प्रकार से ईर्ष्या की भावना उत्पन्न ना हो। इस प्रकार के भी कार्यक्रम अपने संचार के साधनों के माध्यम से विकसित किए जाने चाहिए। साथ ही साथ एक पॉइंट ये भी आता है, जो राज्य में अस्थायी जो आधारभूत ढांचागत विकास है उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए, यानी कि जो क्षेत्रीय विभिन्नताओं में कमी लाने के लिए जो पिछड़े अविकसित क्षेत्र हैं उसमें अपने जैसे सिंचाई की सुविधाएं, पर्याप्त मात्रा में बिजली, यातायात, संचार के साधन उसको उपलब्ध करवाए जाएं, तो वहां पर अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार से सकारात्मक ही परिणाम अपने सामने आएंगे। जैसे अपन कह सकते हैं अपने पश्चिमी राजस्थान में जो कृषि भूमि है, सिंचित कृषि भूमि, उसका क्षेत्रफल कम है, तो उसके लिए अपने को एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि उसके अंदर अगर सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाए, और जिन इलाकों में दुर्गम क्षेत्र हैं जहाँ पर अपने बिजली की व्यवस्था नहीं हो रही है, तो उस क्षेत्र के अंदर बिजली का अपन कह सकते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार से एक प्रकार से सप्लाई की जाए, इस प्रकार की सुविधा अगर अपन सभी क्षेत्रों में जिसके आसानी से उपलब्ध करवा पाए, तो उससे भी एक प्रकार से ये जो क्षेत्रवाद की जो भिन्नता है उसमें कमी आएगी और आपस में एक प्रकार से सौहार्द का माहौल उत्पन्न होगा। ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। इसी के साथ एक अंतिम और इसे क्षेत्रवाद को रोकने के अंतर्गत महत्वपूर्ण उपाय हुआ है भाषाई विविधता का सम्मान, क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं हिंदुस्तान में काफी भाषाएं हैं।
अनेक लैंग्वेज अपने हिंदुस्तान के अंदर बोली जाती है, जिसमें अपन संविधान के अंदर देखते हैं तो संविधान के भाग 17 में 22 भाषाओं का उल्लेख दिया हुआ है, जिसको संवैधानिक दर्जा दिया हुआ है। इसके अलावा भी काफ़ी ऐसी भाषाएं हैं जिनको संवैधानिक दर्जा नहीं है, लेकिन जैसे वैसे तो अपने राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा नहीं है, लेकिन एक प्रकार से ये जो ईर्ष्यालु भावना के साथ इस प्रकार से किसी भाषा का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, और इनको विभिन्न जो भाषाएं हैं उनको संविधान में मान्यता को स्वीकार किया जाना चाहिए, और सभी प्रांतों में जो भाषा का परस्पर आपस में एक प्रकार से सम्मान दृष्टि से देखा जाना चाहिए, और उसका अनुवाद का दायरा भी बढ़ाना होगा, ताकि एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि लोगों के अंदर इस प्रकार से भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार की विद्वेषता की भावना के साथ ये क्षेत्रवाद को बढ़ावा न मिले। इसको एक प्रकार से भाषाई विविधता को एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कम करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वह है विद्यालय। विद्यालय में अनेक भाषाओं के बारे में विद्यार्थियों का अध्ययन करवाया जाना चाहिए, ताकि एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार की कोई विद्वेषता लोगों के अंदर उत्पन्न ना हो। तो इस प्रकार से ये पूछी जा सकती है आपसे जो ये क्षेत्रवाद के उपाय हैं उसके संबंध में, कि किस प्रकार से क्षेत्रवाद की भावना को रोका जा सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो क्षेत्रवाद में इतने क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले अगर पूछा जाएगा तो क्षेत्रवाद का अर्थ, जो एक क्षेत्र विशेष के लोग अपने आप को अपने क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रीय हितों को अनदेखा करते हुए ज़्यादा महत्व देते हैं, जिसे अपन क्षेत्रवाद कहते हैं। उसके बाद में इसके कारण पढ़े थे, जिसमें प्रकृति पर भिन्नता है, समानता है, केंद्र सरकार के निवास संबंधी जो भिन्नता है, सांस्कृतिक भिन्नता है, इस प्रकार के अपन ने इसके कारणों में पढ़ा था। तो एक तो हो गया क्षेत्रवाद का अर्थ, ये पूछा जा सकता है। एक पूछा जा सकता है अपने से इस क्षेत्रवाद के जो बुरे परिणाम क्या हैं, बुरे प्रभाव, उसके संबंध में पूछा जा सकता है, और साथ ही इसमें क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम और उसको रोकने के उपाय, इसमें महत्वपूर्ण ये 4 क्वेश्चन बनते हैं। यानी क्षेत्रवाद का अर्थ, उसके कारण, उसके दुष्परिणाम और उसको रोकने के उपाय। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो बचा है इसी क्षेत्र अपने भारतीय लोकतंत्र के समक्ष जो चुनौतियां उसमें भाषावाद, उसको पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।